सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग सिलेक्शन का सबसे बड़ा बैरियर है। सिलेक्शन के लिए फैक्ट और कॉन्सेप्ट में से ज्यादा जरूरी कौन? बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड सिलेबस है। इसकी तैयारी करने के लिए किस तरह से हम अपने आप को तैयार करें। सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग कितना पढ़े, कैसे पढ़े, कहां से पढ़े? सब्जेक्ट को देखें एक्सपर्ट्स की नजर से। आरपीएससी एई की जर्नी में बच्चों को कई सारे पड़ाव पार करके इस वैकेंसी को हासिल करना है। उसमें पहला पड़ाव है आरपीएससी एई का प्रीलिम्स, जिसमें बच्चों को पेपर्स फाइट करने हैं और मेंस के लिए सिलेक्ट होना है। जो बच्चे यहाँ पर मेंस में सिलेक्ट होंगे उनके लिए फिर एक चैलेंज, एक टास्क सामने आता है। और ऐसे टास्क में पहला टास्क हो जाता है हिंदी का और दूसरा टास्क हो जाता है सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग का। इसी के साथ साथ टेक्निकल पेपर्स के साथ भी उन्हें डील करना होता है। आज के इस पॉडकास्ट में हम ऐसे एक टास्क को डील करने वाले हैं जिसका नाम है सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉनटेक डिजिटल में। और आज के इस पॉडकास्ट में सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। अंकुर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग का जो लगाव है आपके साथ, या आपका जो उसके साथ लगाव है, उसकी जर्नी क्या रही है? किस तरह से इसके साथ अटैचमेंट हुआ? कैसे इस सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग को आप देखते हैं? किस तरह से आप प्लानिंग करते हैं? किस तरह से आप सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, पिछले काफ़ी समय से मैं नॉन टेक बैकग्राउंड में टीचिंग कर रहा हूँ, लेकिन जो मूल है वो टेक्निकल है। जैसा कि सर आपको पता है, मैंने बीटेक ही करा था। उसके बाद यूपीएससी की जर्नी, जहाँ पर इंटरव्यू फेस किया हुआ है। उसके बाद टीचिंग मैंने चालू करी थी इथिक्स, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। जब हमने देखा कि इस प्रकार का कोई एग्ज़ाम है जिसके अंदर एक ऐसा पेपर आ रहा है जो मल्टी डायमेंशनल है, जहाँ पर आपको अप्रोच रखनी होगी इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिकल साइंस की, इथिक्स की, और साथ साथ में टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए। तो एक तरीके से ये मेरे लिए भी बहुत रुचिकर विषय है, जहाँ पर मैं अपनी जड़ों से भी जुड़ा हुआ हूँ और साथ साथ में जिन चीज़ों में मुझे एक्सपर्टीज हासिल है उन पर भी मैं ध्यान दे सकता हूँ। मूलतः सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट नहीं है, विषयों का समूह है, और इसे एक ऐसे अध्यापक के द्वारा अध्यापन कराना चाहिए जो इन सभी विषयों के बारे में जानकारी जानता है। और ईश्वर की कृपा से इन सभी विषयों में मेरा पास अच्छा खासा अनुभव है। जी सर, आप सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग को एज ए सब्जेक्ट कैसे देखते हैं? आपने जैसा कहा कि ये सब्जेक्ट एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है, तो एक बार बच्चों को पता लगना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट्स का बेसिक रोल है। बिल्कुल सर, सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग जैसे मैंने बताया है, अपने आप में एक विषय नहीं है, विषयों का समुच्चय है, सेट्स है। एक इंजीनियर जो कि एएन के पोस्ट पर जा रहा है, जिसके पास बहुत सारी जिम्मेदारी है, आपके पास बहुत अच्छी टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन जिस समाज के बीच में आप जा रहे हो उस समाज के प्रति भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए राजस्थान की, इंडिया की सोशल कंडीशन के बारे में, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। आपके पास में कुछ इथिक्स, कुछ मॉरल वैल्यू होनी चाहिए। आपको बेसिक सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब जॉब के अंदर जाएंगे तो सिर्फ आपकी टेक्निकल नॉलेज काम नहीं करेगी। आपको एक तरीके से सरकार के विभिन्न अंगों के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कलेक्टर के साथ में विकास परियोजनाओं का हिस्सा बनना पड़ेगा। और इसीलिए इस सब्जेक्ट को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है, इसीलिए इसके सब्जेक्ट में, सिलेबस में काफ़ी कुछ चेंज भी किया गया है। जी, जैसा आपने कहा कि इकोनॉमिक्स और सोशल पैरामीटर्स पे टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ इन पैरामीटर्स पे भी एक पर्सन को खरे उतरना है। बिल्कुल सर। मैं एक यहाँ पर कहना चाहूँगा कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं एज एन इंजीनियर, तो उस प्रोजेक्ट का सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहने वाला है, बिल्कुल, ये हम कह सकते हैं एक तरह से। आपने कहा कि इसके सिलेबस में काफ़ी चेंजेस हुआ है, तो लास्ट टाइम सिलेबस जो था और जो प्रेजेंट में जो सिलेबस है, उसमें क्या क्या चेंज आपको देखने को मिले? बिल्कुल सर, आपने जैसा कहा कि किसी भी प्रोजेक्ट पर हमें सोशल एनालिसिस करना चाहिए, तो इसी के लिए एक टर्म आती है सोशल इम्पैक्ट एनालिसिस। यानी कि हम भारत में वो टेक्नोलॉजी तो यूज कर रहे हैं जो वेस्ट की है, हम वो इंजीनियरिंग यूज कर रहे हैं जो पश्चिम से सीखी है, लेकिन उसको भारत के कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना होगा। हम आज भी डेवलपिंग देश है, हमारे यहाँ पर आज भी बहुत सारी कमियां हैं। मैं कमियां इसलिए कहूँगा क्योंकि हम जात पात, धर्म, भाषा, क्षेत्र इस आधार पे बटे हुए हैं
ऐसे में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, या मैं और ज़्यादा डीप में जाऊं तो हमारे राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में एक इंजीनियर को, एक एएन को किस प्रकार से काम करना है, इसको ध्यान में रखते हुए इसका सिलेबस बनाया गया है। इस बार काफ़ी कुछ पॉइंट ऐड किए गए हैं, खासकर इथिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसके अंदर मोरल एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए, ऑनेस्टी क्या होती है, ठीक है, सर्वोदय का सिद्धांत क्या है, ये सारी चीज़ें जोड़ी गई है। अगर ध्यान से देखें हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या राजस्थान गवर्नमेंट के जो सपने हैं, जिस तरफ ये आगे जा रही है, या सरकार की जो आइडियोलॉजी है, वो भी आपको सिलेबस में दिखती है। जी सर, नेक्स्ट जो मेरा एक सवाल है वो ये है, मेरा नहीं कह सकता, यहाँ पे बच्चों का सवाल है ये, कि इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है आरपीएससी एई के मेंस में। आरपीएससी एएन के अंदर अगर मैं कहूँ सोशल एस्पेक्ट, तो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, और साथ में हिंदी भी ले लें, अगर इन दोनों सब्जेक्ट में आपने मिनिमम पासिंग मार्क्स भी प्राप्त नहीं करे तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। प्लस इनके नंबर मेरिट में भी जुड़ते हैं। कई सारे स्टूडेंट पिछली बार ऐसे थे जिन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन करा था टेक्निकल नॉलेज में, लेकिन वो इन दोनों सब्जेक्ट में और विशेषकर सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग में बहुत कम नंबर ला पाए, या पासिंग मार्क्स भी नहीं लेकर आ सके। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे जो स्टूडेंट है, जॉनटेक के जो स्टूडेंट है, जो बहुत मेहनत करते हैं, जिनके पास एक शानदार टेक्निकल नॉलेज है, वो एक छोटे से सब्जेक्ट की वजह से, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से रेस से बाहर हो जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर इस विषय को आपने शिद्दत से पढ़ा तो ये जो सब्जेक्ट है ये आपको मेरिट होल्डर में भी ला सकता है। जैसा कि सर आपने कहा कि इस सब्जेक्ट में मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसे आपको भी सबको पता है कि 35% जो है इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। सर ये सब्जेक्ट आपको कैसा दिखता है कि ये स्कोरिंग है या नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट है? सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो बिल्कुल स्कोरिंग है, और साथ में ये भी कहूँगा नॉन स्कोरिंग है। ये क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करी, अगर आपने इस सब्जेक्ट को टू द पॉइंट पढ़ा, सबसे पहले तो आपका जो सिलेबस है वो आपके लिए भगवत गीता, कुरान, बाइबल होना चाहिए। आपको सिलेबस को पूरा का पूरा याद करना है, सिलेबस से न इधर जाना है न उधर जाना है, टू द पॉइंट अगर आप पढ़ाई करेंगे, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो निश्चित रूप से ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और अगर आपने यूनिवर्सिटी एग्जाम की अप्रोच अपनाई, वन नाइट स्टडी वाली, तो मैं आज ही आपको कह दूं कि ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत बड़ा बैरियर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कही सर ने यहाँ पर कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो नो डाउट ये सब्जेक्ट आपके लिए स्कोरिंग है। बट अगर आप यूनिवर्सिटी अप्रोच लेके चलेंगे कि एक ही रात में आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसमें लैग कर सकते हैं और अपनी जो टेक्निकल प्रिपरेशन है उसको भी लूज कर सकते हैं। बिल्कुल सर। आपने कहा सर कि स्कोरिंग है, मैं मानता हूँ स्कोरिंग है, जो बच्चा मेहनत करता है उसके लिए स्कोरिंग होगी। बट एज ए एक्सपर्ट आप क्या सलाह देंगे बच्चों को कि इसकी कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल, देखो इस पेपर के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे: शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और ऐसे टाइप क्वेश्चन। जो शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आपको टू द पॉइंट पढ़ना है। आपके पास में हर टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल होना चाहिए, कि जैसे कोई भी एक शब्द आ गया, सर्वोदय आ गया, तो सर्वोदय की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, सर्वोदय के कंपोनेंट आपको पता होने चाहिए। और उसके बाद में आता है ऐसे टाइप क्वेश्चन, बड़े प्रश्न। बड़े प्रश्नों के अंदर जो आपकी राइटिंग स्किल है, यानी कि आप किस तरीके से प्रश्न को सजाते हो। एक एग्जांपल दूंगा सर, कि जैसे कोई भी एक मिठाई है, एक मिठाई लोकल दुकान पर भी मिलेगी और वही मिठाई 5 स्टार होटल पे भी मिलेगी, लेकिन दोनों की कीमत में बहुत अंतर जमीन होता है। आसमान का अंतर। ये डिफरेंस आखिर क्यों है? गुलाब जामुन तो दोनों सेम है, अंतर होता है प्रेजेंटेशन का। लोकल दुकान पे आपको गुलाब जामुन सामान्य डोने में मिल जाएगा, लेकिन वहां पर 5 स्टार होटल के अंदर बहुत शानदार तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, टिश्यू पेपर रखा जाएगा, ड्राई फ्रूट रखा जाएगा, और आपको फील कराया जाएगा यू आर बेस्ट। सब कुछ इसी पेपर में भी ऐसा ही करना है। अगर आपने अपने आंसर को, खासकर ऐसे टाइप क्वेश्चन जो बड़े प्रश्न हैं 8 नंबर के, उनको अगर आपने अच्छे से प्रेजेंट करा, अगर आपने उसमें गागर में सागर भरने की कोशिश करी, फालतू की बातें नहीं लिखी, काम की चीजें लिखी और एग्जामिनर को इम्प्रेस कर दिया, तो निश्चित रूप से इस सब्जेक्ट में कम मेहनत में आप
अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, लोगों ने करे भी हैं। जी, एक बार सर आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का भी बता दीजिए कि इसमें पेपर किस तरह से आता है, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल सर। देखिए 2013 और 2018 दोनों के पैटर्न को ध्यान में रखें तो सबसे पहले बहुत छोटे क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपको डेफिनेशन लिखनी होगी 15 से 20 शब्दों में। 1.5 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिनमें 5-6 लाइन के अंदर आपको आंसर लिखना है, 2.5 मार्क्स के होते हैं। और उसके बाद में आपके पास में आते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन। 8 नंबर के 5 प्रश्न आएंगे और ये 40 नंबर ही मैं आपको बताऊं कि आपको रेस से बाहर या रेस के अंदर कर सकते हैं ये 40 नंबर, क्योंकि इन 40 नंबर में आपकी टेक्निकल नॉलेज काम नहीं आएगी, आपकी आर्ट स्किल या यूं कहें राइटिंग स्किल काम आएगी। जी, जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ 3 वैरायटी के क्वेश्चन हैं, एक 1.5 नंबर का है, एक 2.5 नंबर का और एक 8 नंबर का। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर 1.5 नंबर और 2.5 नंबर में आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं, आपको जितना आता है उस हिसाब से आप उसको अटेम्प्ट करें और अच्छे से लिख पाए, वो वेल एंड गुड है। लेकिन मैं आपसे सर ये जानना चाहूंगा कि 8 नंबर के क्वेश्चन को बच्चा कैसे अटेम्प्ट करे कि उसे मैक्सिमम स्कोर मिले। देखिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो बड़ा क्वेश्चन है, उसके अंदर मैं आपको कहूंगा कि आपको वो अप्रोच अपनानी होगी जो यूपीएससी और आरपीएससी आरएस आईएएस के पेपर में हम बच्चों से अपनाते हैं। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के अंदर आंसर देना होगा, सिर्फ पेज भरना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जैसे 8 नंबर में कोई भी बड़ा क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले आपको उसमें इंट्रोडक्शन देना होगा। सपोज करिए कि एक क्वेश्चन आ गया कि पॉवर्टी दूर करने के आपको उपायों की समीक्षा करनी है, क्रिटिसिज्म करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है कि पॉवर्टी क्या होती है। एक छोटा सा फैक्ट आप दे देना, नहीं चलो कोई भी फैक्ट आप दे देना। कंटिन्यू करो ना। यहीं से फैक्ट से चालू कर। जैसे इंडिया के अंदर गरीबी की क्या कंडीशन है, ठीक है। मैं आपको क्लास के अंदर बहुत सारे फैक्ट बताऊंगा, उनमें से कोई भी एक फैक्ट आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आप डायरेक्ट आंसर पर आ जाइए। भारत में पॉवर्टी की क्या कंडीशन है, ठीक है, पॉवर्टी के क्या कारण हैं, पॉवर्टी क्यों बढ़ी हुई है और पॉवर्टी के क्या नुकसान है। उसके बाद गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है उनको यूज करिए। याद रखिए आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनने जा रहे हैं और एक अच्छा सर्वेंट वो होता है जिसे गवर्नमेंट अपने मालिक की सारी अच्छाइयों का पता हो। इसलिए आपको आंसर के अंदर गवर्नमेंट स्कीम लिखनी है और स्कीम्स भी जो नई लेटेस्ट है जिन पर गवर्नमेंट, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, अपनी पीठ थपथपाती है, उन योजनाओं को आपको आंसर में शामिल करना है। और अंत में आंसर को आपको एक प्रॉपर कंक्लूजन के साथ में फिनिश करना है। आपको सिर्फ समस्याएं ही नहीं बतानी है। आप आरपीएससी एएन बनने जा रहे हैं, एक जिम्मेदार पोस्ट को आप ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए आपको समस्या के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी बताना है। एक और चीज होती है कि बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनमें आपसे पूछा जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारा अप्रोच ये होना चाहिए सर कि हमें आंसर के अंदर पॉजिटिव बातें ज़्यादा लिखनी है 70 to 75%, 20 to 25% हमें नेगेटिव भी लिख सकते हैं या उनको चैलेंज के रूप में लिख सकते हैं। गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है, इस तरीके से भी अपना उत्तर नहीं लिखना है कि किसी एक पार्टी, एक समुदाय, एक नेता को ही हम फेवर कर रहे हैं या अगेंस्ट कर रहे हैं। मतलब अपना आंसर बहुत बैलेंस होना चाहिए और ये सारी चीज़ें आप एक रात में, एक दिन में नहीं सीख सकते हैं। इसके लिए आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे गाड़ी चलाना सीखना होता है, आप कितनी ही अच्छी गाइड लेकर आ जाइए, आप गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते अनटिल अनलेस आपने खुद ने ड्राइविंग ना की हो। आप खुद गाड़ी चलाएंगे, कई बार एक्सीडेंट होगा, कई बार भिड़ोगे, लेकिन अल्टीमेटली आप एक अच्छे ड्राइवर बन जाओगे। वैसे ही आंसर राइटिंग करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ये पॉडकास्ट देखते ही आंसर लिखिए। आपका पहला, दूसरा, 5वां, 10वां, 15वां, 50वां आंसर लिखते लिखते आप में अपने आप शार्पनेस आ जाएगी और आप एक बेटर आंसर लिख सकेंगे जो आरपीएससी को चाहिए। जैसा कि सर आपने कहा कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिल्कुल। तो एक बच्चे के लिए क्वांटिटेटिव तरीके से हम सोचें कि सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग को कवर करने के लिए, उसके इंटायर सिलेबस को कवर करने के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब मैं ये कहूँ कि रिवीजन तो खैर बार बार की बात है, लेकिन एक बार उसे बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए कितना समय चाहिए, अगर आपकी क्लास को हटा दिया जाए तो? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के लिए अगर एक बच्चे के पास में
सबसे पहले तो उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और उसके बाद में मेरे हिसाब से 65 से 70 घंटे सब्जेक्ट को कवर करने में, फर्स्ट टाइम कवर करने की बात कर रहा हूँ, रिवीजन या प्रैक्टिस की नहीं, आप पूरी अप्रोच के साथ में विषय के पास में जाएंगे, एक एक टॉपिक को करेंगे, तो भी आपको 65 से 70 घंटे चाहिए ही चाहिए। मतलब ये है कि आपको सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग के सिलेबस को अच्छे से समझने के लिए और सीखने के लिए 65 से 70 घंटे का टाइम बिल्कुल लगेगा। सर, बिल्कुल और आवश्यक। इसके अलावा फिर आपको प्रैक्टिस जितनी करनी है उसका कोई बेसिक हम प्रैक्टिस क्राइटेरिया का तो कोई क्राइटेरिया होता ही नहीं है, लेकिन हाँ, आमतौर पर क्योंकि आपको टेक्निकल सब्जेक्ट भी पढ़ना है, जी आपको प्रीलिम्स की बाधा भी दूर करनी है, हिंदी भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो इसमें आपसे मैं ये कहूँगा कि डेली का एक टारगेट बना लीजिए कि 15 मिनट ही सही, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए। ये जो डेली प्रैक्टिस है, ये आपकी एक आदत बन जानी चाहिए। कब तक प्रैक्टिस करना है? जब तक आप आरपीएससी का पेपर न दे दें। नहीं 15 मिनट कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं होती, लेकिन ये 15 मिनट अगर आपने दे दिया, लिखना सीख गए, तो निश्चित रूप से कम 15 नंबर का आपको फायदा होगा। हम अभी केवल इस बेस पर बात कर रहे हैं कि आप इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, लेकिन अगर एज ए स्टूडेंट मैं सोचूं तो एक स्टूडेंट के लिए क्या चैलेंजेस लगते हैं इसमें। जैसे मेरा मानना है, मैं जब बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस कम है। मुझे ऐसा लगता है सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग में इसके लिए बच्चों में अवेयरनेस ही कम है। बिल्कुल सर, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं। इन्होंने 11th क्लास से ही साइंस पढ़ी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उसके बाद में अपनी ब्रांचेज की अध्ययन करा है। तो सबसे पहले तो इनके पास में अवेयरनेस की कमी है। दूसरी चीज, कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लिखना नहीं जानते। लिखना इन द सेंस कि आंसर फ्रेमिंग उनके बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल स्टूडेंट को डील नहीं करना पड़ता बड़े बड़े आंसर लिखने से। उनको न ग्रामर का कोई विशेष नॉलेज चाहिए, न कंपोजिशन का चाहिए। जी तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आपको लिखना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इंग्लिश में ही नहीं, यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ वो आपके हिंदी के पेपर के लिए भी जरूरी होगा। वहां पर भी निबंध की बाधा है, चाहे निबंध हो, चाहे सोशल एस्पेक्ट के 40 नंबर हो, इन सब के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बेसिकली एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को एक आर्ट्स स्टूडेंट बनकर, एक अच्छा आर्ट्स स्टूडेंट बनकर राइटिंग स्किल पर काम करना होगा। जो सबसे बड़ा चैलेंज है, एक नयापन है। जहां पर आप बड़े बड़े डेरिवेशन करते हो, जहां पर बड़े बड़े न्यूमेरिकल करते हो, वहां पर आपको राइटिंग स्किल पर काम करना, और उसमें भी टू द पॉइंट लिखना, न ज्यादा न कम, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है सर। इसमें एक और चैलेंज मुझे जितना लगता है कि लैंग्वेज बैरियर भी है। बिल्कुल सर। क्योंकि हम हिंदी स्टेट से हैं और हमको आंसर लिखने हैं इंग्लिश में। ग्रामर का कितना बड़ा रोल है इसमें? देखिए, कई सारे विद्यार्थी मिलते हैं, सर ने जो कहा कि सर हमें इंग्लिश नहीं आती, बीटेक की इंग्लिश अलग बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इंग्लिश है वो हमारे को बहुत हार्ड लगती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इतना भी कोई मुश्किल नहीं है, है ना। आपको कोई इंग्लिश ग्रामर नहीं सीखनी है कि सब कुछ छोड़कर आप इंग्लिश ग्रामर के पीछे पड़ जाएं। आपको कोई वहां पर शेक्सपियर भी नहीं बनना है कि आप बहुत अच्छा लिटरेचर लिख रहे हैं। मेरा मानना है कि सर आपको जो आपको पता है, जो आपको मैसेज देना है कॉपी चेक करने वाले को, वो देना आना चाहिए। इसीलिए मैं अपनी क्लास के अंदर बताता हूँ, खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये बात रामबाण हो सकती है, जो आगे मैं कहूँगा, कि आप आंसर राइटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम, फ्लो चार्ट, वेन डायग्राम, इनका यूज करिए। इनसे दो फायदे होंगे, एक तो आपको कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं लिखनी पड़ेगी, और दूसरी आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाएगा। जी सर, बच्चों का एक और बड़ा कंसर्न है कि सर इस पेपर को टाइमली कैसे अटेम्प्ट करें। बिल्कुल, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हर उस पेपर के अंदर आता है जहां डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना हो। आपके पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड है जिसके अंदर आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। तो इसके लिए भी मैं आपको जो पहले ही मिनट से मैं कह रहा हूँ, प्रैक्टिस महत्व करती है। आपको पता होना चाहिए कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन इतने टाइम में पूरे करने हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इतने टाइम में रखने हैं। और मेरा ये मानना है कि लगभग 50% टाइम, आधा टाइम, नंबर 40 ही है लेकिन आधा टाइम आपको रखना है बड़े क्वेश्चंस के लिए।
पांचों क्वेश्चंस को लगभग इक्वल वेटेज देना है। प्रश्न को करने के समय आपके पास में ये जहन में होना चाहिए कि पहले और दूसरे प्रश्न पर ही आप इतना टाइम न लगा दें कि लास्ट के 3 क्वेश्चन में आपको घास काटनी पड़े। होता है ये सर। इसके लिए फिर से मैं कहूँगा, लिखना शुरू कर दीजिए। जब भी आप प्रैक्टिस करें टाइमर का यूज करिए, ठीक है। वॉच टाइम या घड़ी का यूज करके आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कोई शॉर्टकट नहीं है प्रैक्टिस का। सर, आंसर राइटिंग में फैक्ट्स और डेटा का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है सर आपने। खासकर जो छोटे क्वेश्चन होते हैं जिनमें पूछा ही फैक्ट के बारे में गया है, ठीक है, कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में बताइए, इंडिया के अंदर क्या कंडीशन है, तो वहां आपको फैक्ट लिखना ही लिखना होगा। लेकिन बड़े क्वेश्चंस के अंदर आप सजावटी मटेरियल के रूप में, ड्राई फ्रूट के रूप में फैक्ट को लिख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, फैक्ट नहीं लिखना ज्यादा अच्छा है गलत फैक्ट लिखने के बजाय। क्योंकि कई सारे विद्यार्थी हैं जो अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए कुछ फैक्ट लिख देते हैं। अगर सही फैक्ट हुआ तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर फैक्ट गलत हो गया तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर सकता है। इसलिए अनावश्यक फैक्ट को बड़े क्वेश्चंस में डालने से बचिए। कुछ यूज कर सकते हो जो सिर्फ और सिर्फ एज ए ड्राई फ्रूट या एज ए सजावटी मटेरियल हो। लेकिन छोटे प्रश्न हैं वहां पर तो फैक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है सर। जी, जैसा कि सर जॉनटेक अपनी पूरी टीम ने एक इनिशिएटिव लिया था बच्चों की प्रैक्टिस के लिए, उसका नाम हमने वर्कबुक दिया है। वैसे तो बहुत बढ़िया। आपका उसमें क्या कंसर्न है कि किस तरह से आपने उसको मेंटेन किया है, किस तरह से आपने उसको प्लान किया है कि बच्चे सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग की मेरे हिसाब से इस तरह तैयारी करें? बिल्कुल। जॉनटेक जो कि जाना ही जाता है अपनी क्वालिटी के लिए, जॉनटेक संस्था ने बुक तैयार करी है जिसको क्वेश्चन बैंक आप कह सकते हैं, जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन, आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और ऐसे टाइप क्वेश्चन चैप्टर वाइज दे रखे हैं। उनके साथ साथ में आपके लिए हमने तैयार करी है वर्कबुक। इन वर्कबुक को प्रैक्टिस करके आप सबसे बड़ा जो डर है कि भैया आंसर राइटिंग का, टाइम का, ग्रामर का, लैंग्वेज का, वो आप दूर कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो आप अपने नोट्स तैयार करिए। ये नोट्स आप क्लास में आके कर सकते हैं, सेल्फ कर सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। सेकंड फेज के दौरान आपको क्या करना है, जैसे ही कोई चैप्टर हो जाता है उस चैप्टर के बाद में उसके क्वेश्चन आंसर आपको हमारी जो टेक्स्ट बुक है उससे पढ़ना है। उसके बाद में हमने सिलेबस को, खासकर सोशल एस्पेक्ट को 23 चैप्टर्स और 5 यूनिट के अंदर डिवाइड करा है। शुरुआती जब 5 चैप्टर आपके पूरे हो जाएंगे तब एक यूनिट पूरी होती है। ध्यान से सुनिएगा, आपको जैसे ही एक यूनिट के जितने भी चैप्टर होते हैं तब आपको वर्कबुक हाथ में लगानी है। देखिए स्टेप जरूरी है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको कुछ आता नहीं है और आप वर्कबुक खोल के बैठ जाओ, ठीक है, तब आप डिप्रेशन में चल जाएंगे। एक अच्छा क्रिकेटर भी वही होता है जो पहले छोटे स्केल पर खेलता है, फिर प्रैक्टिस कर करके वो फिर वैभव सूर्यवंशी बन जाता है। वैसे ही आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करने से पहले सब्जेक्ट को समझना है, ठीक है। समझाने के लिए जॉनटेक परिवार है, हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, हम आपको बुक प्रोवाइड कराएंगे। ये बुक हमने ही तैयार करी है बहुत मेहनत से। इस बुक के अंदर जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं विथ आंसर हमने दे रखे हैं, उनको पढ़ना है। और उसके बाद जैसे ही आप इन दोनों में पारंगत हो जाते हो तब आप आइए मैदान में। आपको जो हमारी वर्कबुक है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वर्कबुक के प्रश्नों को भी मैं कहूंगा कि 2 से 3 बार कम से कम आप सॉल्व करिए ताकि आपका पूरा डर निकल जाए। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहाँ पर इस ओपन प्लेटफॉर्म पर मैं ये घोषणा करता हूं कि हमारे क्लास नोट्स, हमारी बुक और वर्कबुक में हमने इतनी मेहनत करी है, इतना कंटेंट डाला है सर, आप तो खुद साक्षी हैं, आपकी गाइडेंस में ही हमने काम करा है कि मेरे हिसाब से एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। जी, देखो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत कॉन्फिडेंस वाली बात है। बच्चों को भरोसा होना चाहिए अपने प्लेटफॉर्म पे, अपनी फैकल्टीज पर, अपने गुरुजनों पर, क्योंकि यहाँ इम्पोर्टेंस यही इस बात की है कि
बहुत से लोग मिसगाइड करते हैं बच्चों को बिल्कुल सर। कंटेंट को लेके, क्वालिटी को लेके। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एग्जाम है ये हिट एंड ट्रायल वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, और अगर उस केस में भी आप एक गलत डिसीजन ले बैठते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस झेलने को मिलता है यहाँ पर। बिल्कुल, ये पेपर एक ऐसा पेपर है कि अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी, ईश्वर ना करे अगर आपके सोशल एस्पेक्ट में आप पासिंग मार्क्स नहीं लेकर आए, तो आपकी सारी जो मेहनत है, जो पूरी जर्नी है, जो आपने प्री से स्टार्ट करी थी, वो सारी बेकार हो जाएगी। प्लस पासिंग मार्क्स लेकर आ गए लेकिन इतने से लेकर आए तो भी आप रेस से बाहर हो। बिल्कुल जब आपको पता है कि बहुत कम मेहनत के अंदर, ठीक है, इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े डेरिवेशन सॉल्व नहीं करने हैं, आपको बड़ी टेक्निकल नॉलेज नहीं होनी चाहिए, जो दुनिया में हो रहा है और सब कुछ सर आप खुद जानते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत के गांवों में या अपने राजस्थान के गांवों में क्या समस्याएं हैं, जी। तो सभी बच्चों को पता है, आपको, हमको सब पता है, कहीं ना कहीं हम ग्रामीण क्षेत्र से ही आए हैं, लेकिन उस चीज को लिखना कैसे है। रिप्रेजेंटेशन। और सही में आपने कहा है कि बहुत ज्यादा मिसलीड किया जाता है बच्चों को अपनी दुकानें चलाने के लिए। किसी संस्थान का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो विषय के एक्सपर्ट भी नहीं है। एक सिविल इंजीनियर ही पढ़ा रहा है इस सब्जेक्ट को, एक मैकेनिकल इंजीनियर ही सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा सकता। अगर आप अभी जी। मुझे कहो कि मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाऊं, ठीक है, या मैं आपको इरिगेशन पढ़ाऊं, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। इस विषय के अंदर आपको विषय विशेषज्ञ ही चाहिए, और वो विषय विशेषज्ञ ऐसा होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड यूपीएससी का हो। और मैंने आपको बताया है, मैंने अपने जीवन के एक बहुत बड़ा समय, लगभग 8 साल मैंने यूपीएससी को दिए हैं, और वो जो अनुभव मेरा आया है, वो जो मेरा टीचिंग का और खुद की तैयारी का जो अनुभव है, जिसके दम पर मैं इंटरव्यू तक गया था, वो अनुभव मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और निश्चित रूप से सोशल एस्पेक्ट इस बार आपके लिए ब्रेकर नहीं बनेगा, इस बार वो आपके लिए कैटलिस्ट बनेगा जो आपको सफल बनाएगा। तो जितनी इन्फॉर्मेशन सर ने यहाँ पे आपको प्रोवाइड की है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके मिसलीडिंग एलिमेंट्स हैं उनसे आप कैसे दूर रह सकते हैं, आपको क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग आपके लिए बैरियर नहीं होगा इस बार। क्योंकि पिछले बार का स्टैट्स उठा के देखोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वजह से रह गए थे कि उन्हें सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा कंटेंट नहीं मिला। सर इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, उन्हें, क्योंकि ये सिलेबस जो है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, और इस डाइवर्सिफाइड सिलेबस को कवर कराने के लिए भी एक फैकल्टी को, एक एक्सपर्ट को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड फील्ड में काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल जो सोल्यूशन मिलना चाहिए सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग का वो मिलेगा और मिल रहा है। हम यहाँ पर फीडबैक पूछते हैं बच्चों से तो बहुत अच्छा फीडबैक है, माइंड ब्लोइंग फीडबैक है। सो आई होप कि आपकी सारी समस्याओं का निवारण हुआ होगा। थैंक यू सो मच गाइस, विश यू बेस्ट ऑफ लक।